स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं चैप्टर 13 यानी जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है आपका प्रायिकता, उसके विविध प्रश्नावली का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में देखिए मैंने आपको 10 क्वेश्चंस तक पहले बताए थे। आज मैं उसके आगे से शुरुआत करता हूं यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से। सबसे पहले चलिए मैं एक बार देखता हूं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है। एक खेल में किसी व्यक्ति को एक न्याय पासे को उछालने के बाद 6 प्रकट होने पर 1 रुपया मिलता है। इसका मतलब है जब वो पासे को उछालता है और उस पर संख्या 6 आती है तो उसे वो 1 रुपया मिलता है, लेकिन अगर अन्य कोई संख्या प्रकट होती है तो वो 1 रुपया हार जाता है। यानी 1 2 3 4 या 5 में से कोई भी संख्या अगर प्रकट होती है तो वो 1 रुपया हारता है। अब एक व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि वह पासे को 3 बार फेंकेगा, लेकिन जब भी 6 प्राप्त होगा वह खेलना छोड़ देगा। उसके द्वारा जीती गई राशि की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। एक व्यक्ति ने यह निर्णय लिया कि वो पासे को 3 बार उछालेगा, लेकिन जैसे ही वो 6 ले आएगा वो खेल छोड़ देगा, या आप ये भी मान सकते हैं कि वो जीत जाएगा। हो सकता है वो पहली बार में ही ले आए तो वो गेम वहीं पे देखिए ओवर हो जाएगा, या हो सकता है पहली बार में नहीं लाया, दूसरी बार में 6 ले आए तो गेम वहां पे ओवर हो गया, या हो सकता है पहली दूसरी बार में नहीं आए, तीसरी बार में आ जाए तो गेम ओवर हो गया, या ये भी हो सकता है कि तीनों के तीनों बार ही 6 नहीं ला पाए वो, उससे ज्यादा नहीं पॉसिबल, क्योंकि उसने यही निर्णय लिया है कि वो केवल 3 बार फेंकेगा। उसी में ही अगर 6 आता है तो वो जीत जाएगा, नहीं आता है तो वो हार जाएगा। अब इस गेम से संबंधित यानी इस खेल से संबंधित हमें उसके जीतने की प्रत्याशा निकालनी है। चलिए प्रत्याशा मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैंने आपको वैसे प्रश्नावली करा भी रखी है। सबसे पहले मैं इसमें प्रायिकता निकालना बताता हूं कि वो कैसे निकालेंगे। मैं अभी ये मानता हुआ चलता हूं कि वो पहली बार पासे को उछालने पर ही 6 ले आता है। अगर वो पहली बार ही पासे को उछालने पर 6 ले आता है तो पहली बार में देखिए 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6, क्योंकि अनुकूल परिणाम बटे कोई परिणाम। अनुकूल कितना 1, क्योंकि 6 पासे पर कितनी बार होता है, 1 बार, और टोटल संख्याएं कितनी 6, यानी पहली बार पासे को उछालने पर जीतने की प्रायिकता वो होगी देखिए 1/6। अब देखिए मैं मानता हुआ चलता हूं, मान लीजिए पहली बार वो 6 लाया ही नहीं, वो दूसरी बार 6 लाया, इसका मतलब वो पहली बार कोई और संख्या लाया होगा, लेकिन वो दूसरी बार संख्या कौन सी लाया है, 6, यानी पहली बार वो हारेगा, दूसरी बार जीतेगा। इसका मतलब क्या है, पहली बार तो देखिए हारने की प्रायिकता 5/6, क्योंकि वो 1 से लेके 5 तक कोई भी संख्या ला सकता है पहली बार में, इसका मतलब वो पहली बार हारा, दूसरी बार में 6 लाया, यानी दूसरी बार में जीतने की प्रायिकता वो कितनी है, 1/6। यही देख लीजिए आप, मैंने यही बात लिखी है, दूसरी बार पासे को उछालने पर जीतने की प्रायिकता। इसका मतलब यह दूसरी बार जीतेगा तभी जब वो पहली बार हारेगा, दूसरी बार जीतेगा। अब हो सकता है वो ना वो पहली बार जीत पाए ना वो दूसरी बार जीत पाए, लेकिन तीसरी बार जीत जाए, तो तीसरी बार पासे को उछालने पर जीतने की प्रायिकता क्या होगी, इसका मतलब क्या है, पहली बार हारने की प्रायिकता, दूसरी बार हारने की प्रायिकता, तीसरी बार जीतने की प्रायिकता। ये देखिए मैंने लिखा, यानी 5/6 गुणा 5/6 गुणा 1/6, पहली बार हारने की, दूसरी बार हारने की, लेकिन तीसरी बार जीतने की। या हो सकता है देखिए वो तीनों के तीनों बार ही 6 ना ला पाए और 3 बार से ज्यादा उसे उछालना ही नहीं है, इसका मतलब तीनों बार वो हार भी सकता है। यह भी एक संभावना है। देखिए संभावनाएं टोटल कितनी बनी, 4, या तो वो पहली बार ही जीत जाएगा, या वो दूसरी बार जीतेगा, या वो तीसरी बार जीतेगा, या वो तीनों के तीनों बार हारेगा, यानी तीनों बार हारने की प्रायिकता। इसका मतलब क्या है, वो तीनों बार में ही पांचों में से कोई भी संख्या लाएगा, यानी 1 से लेके 5 तक, तो 5/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6, यानी पहली बार हारने की, दूसरी बार हारने की और तीसरी बार हारने की। और देखिए इन सबके बीच में गुणा का चिन्ह क्यों आएगा, क्योंकि जब भी मैंने आपको देखिए पहले भी बताया था, सिक्के के क्वेश्चन या पासे के क्वेश्चन होते हैं वो सब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, तो उनके बीच में हमेशा किसका चिन्ह होगा, गुणा का, क्योंकि तीनों के एक साथ घटने की प्रायिकता। अब देखिए ये तो मैंने प्रायिकता निकालने जितनी भी संभावनाएं थी, 1/6, 5/36, 25/216 और 125/216।
अब आपसे ये बात पूछा गया है उसकी जीतने की प्रत्याशा क्या है, और प्रत्याशा का मतलब समांतर माध्य है। उसके लिए मुझे पहले प्रायिकता बंटन बनाना पड़ेगा, जो मैंने आपको प्रश्नावली बताई भी है, यानी कि प्रायिकता बंटन वाली। उसमें देखिए एक तो होता है यादृच्छिक चर x, उसके क्या क्या मान संभव हैं और इनकी प्रायिकताएं क्या क्या हैं, ये देखिए मैंने लिख दिया। अब आप लोग सोचेंगे कि यादृच्छिक चर हम किसे मानेंगे, तो जिस चीज की आपसे प्रत्याशा निकलवाते हैं वो चीज यादृच्छिक चर होती है। यहां से आपको निकलवाया देखिए जीतने की प्रत्याशा, तो यही चीज मैंने लिख के माना x जीती जाने वाली धनराशि को व्यक्त करता है। इसका मतलब x एक यादृच्छिक चर है और x के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं, ये चलिए मैं अब निकालूंगा। जीती जाने वाली जो धनराशि है वो x का मान होगी। अब देखिए अगर वो पहली बार में ही जीत जाता है, पहली बार में भी संख्या 6 ले आया मान लीजिए, तो इसका मतलब पहली बार में जीत गया, और जीतने पर उसे कितनी राशि मिलनी है, 1 रुपए। इसका मतलब x के संभव मान क्या क्या हो गए, 1। चलिए मैंने रुपए भी लिख दिया आगे। अब हो सकता है वो पहली बार में नहीं लाया लेकिन दूसरी बार में ले आया, यानी दूसरी बार जीत जाए, तो इसका मतलब है पहली बार तो हारने की और दूसरी बार जीतने की। तो हारने की देखिए 1 रुपए और जीतने के 1 रुपए, तो हारने को तो आप -1 माने और जीतने को क्या माने, +1। तो +1 -1 जीती जाने वाली धनराशि 0 रुपए, यानी वो कुछ भी नहीं जीतेगा। अब देखिए तीसरी बार उछालने पर जीतने की प्रायिकता, इसका मतलब पहली दोनों बार हारेगा, तीसरी बार जीतेगा, यानी -1 -1 +1, इसका मतलब -1 रुपए, यानी वो 1 रुपए हारेगा, बैलेंस। और चौथी से तीनों के तीनों बार हारे, क्योंकि वो तीनों बार लाता ही नहीं संख्या 6, यानी -1 -1 -1, टोटल कितनी हो गई, -3 रुपए, यानी वो टोटल 3 रुपए हारेगा। ये देखिए x के संभव मान है। ध्यान रखें जिस चीज की आपसे प्रत्याशा पूछी जाती है वो चीज यादृच्छिक चर होती है, उसके संभव मान क्या क्या है वो पहले आप देख लीजिए क्या क्या है, और वो आप यहां पे लिख दें। यादृच्छिक चर x का मान 1 रुपए, 0 रुपए, -1 रुपए, -3 रुपए। अब ये 1 रुपए तब जीतेगा जब वो पहली बार में ही लिया है संख्या 6, और पहली बार में लाने की प्रायिकता क्या है, 1/6। 0 रुपए यानी 1 भी रुपए नहीं जीतेगा, ऐसा तब होगा जब वो दूसरी बार पासा उछाले और दूसरी बार में संख्या 6 लाए, यानी कि 5/36। 1 रुपए हारने की तीसरी बार जो मैंने लिखा, यानी 25/216, और 3 रुपए हारने की 125/216। अब देखिए मैंने आपको इसकी पहचान भी बताई थी, जब भी आप प्रायिकता बंटन बनाते हैं तो ये आपने सही बनाया है नहीं, इसकी चेकिंग भी हो सकती है, यानी हम इसे चेक कर सकते हैं। अगर सारी प्रायिकताओं का योगफल 1 है तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। चलिए चेक करके देखते हैं क्या आता है। 216 अगर मैं इसे मानता हूं तो 36/216, 36 और 30 66/216, 66 और 150 यानी कि 216/216, बिल्कुल ठीक, यानी इन सारी प्रायिकताओं का योगफल वो 1 है। ये चार्ट यानी कि प्रायिकता बंटन बिल्कुल सही है। हमें निकालनी देखिए क्या है, प्रत्याशा, क्योंकि यहां आपसे प्रत्याशा ही पूछी गई है, और प्रत्याशा को हम देखिए किससे दिखाते हैं, EX। इसका सूत्र क्या है मैंने लिखा भी था, देखिए सिग्मा PX यानी P1 इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2 प्लस P3 इंटू X3 प्लस P4 इंटू X4। चलिए देखते हैं क्या आएगा। P1 इंटू X1 यानी 1/6 गुणा 1 कितना हो गया, 1/6, प्लस P2 इंटू X2 5/36 गुणा 0 वो 0 हो गया। P3 इंटू X3 यानी 25/216 गुणा -1, ये माइनस का ही आएगा, तो -25/216 और 125/216 गुणा -3 यानी कि -375/216। अब मैं अगर इसे बैलेंस करता हूं तो ये -400/216 और प्लस के 36/216, तो ये -364। मैंने देखिए एलसीएम लेके सीधा ही लिख दिया, एलसीएम 216 ही आएगा, तो -364/216। ये देखिए संख्या अभी कैंसिल भी हो जाएगी। किस चीज से, चलिए मैं चेक करके देखता हूं ये किस चीज से कैंसिल हो सकती है।
माइनस के 364। पहले तो चलिए मैं 4 से ही कोशिश करता हूं करने की। 91 और यहां पे आती है 54। माइनस के 91/54। अब ये किसी और से कैंसिल, क्योंकि 13 और 7 से कैंसिल होंगी। ये तो देखिए 54 संख्या है, नहीं होगी कैंसिल। इसका मतलब इसकी जो प्रत्याशा आती है माइनस के 91/54, यानी जो इसकी प्रत्याशा है वो माइनस में है। और प्रत्याशा माइनस में आने का मतलब क्या है, चलिए ये बात भी बता देता हूं। प्रत्याशा माइनस में आने का मतलब है इसके हारने की संभावनाएं ज्यादा हैं। अगर ये प्रत्याशा प्लस में आती तो इसका मतलब इसके जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं। और अगर ये प्रत्याशा 0 आती तो इसका मतलब ये होता हारने और जीतने की संभावनाएं बिल्कुल बराबर हैं। ये बात आप ध्यान भी रखें, शायद किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा नहीं गया था, मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दिया। तो ये देखिए मैंने जो क्वेश्चन बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है, सबसे पहले चलिए एक बार मैं पढ़ देता हूं। मान लीजिए हमारे पास ए, बी, सी और डी ये 4 बक्से हैं, जिसमें रखी संगमरमर की लाल, सफेद और काली टुकड़ियों का विवरण निम्न तरीके से देखिए चार्ट के रूप में आपको दिया गया है। अब आगे लिखा है यदृच्छया एक बॉक्स चुना जाता है, यानी हम चारों में से कोई सा भी एक बॉक्स चुन सकती हैं। 4 बॉक्स टोटल हैं, कोई सा भी एक बॉक्स हम ले सकती हैं और एक टुकड़ा उसमें से निकाला जाता है। पहले तो एक बॉक्स चुना गया और बॉक्स चुनने के बाद उसमें से एक टुकड़ा निकाला गया। यदि टुकड़ा लाल है तो आपसे देखिए ये बात पहले ही कह दी गई है, जो निकाला गया टुकड़ा है वो लाल है। आपको लाल टुकड़ा की निकालनी नहीं है प्रायिकता, आपसे ये बात देखिए पहले ही बोल दी गई है कि यदि निकाला गया टुकड़ा लाल है यानी ये घटना घटित हो चुकी है। तो इस टुकड़े के बॉक्स ए, बॉक्स बी या बॉक्स सी से निकाले जाने की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले जो देखिए घटना घटित हो चुकी, वो निकाला गया टुकड़ा लाल है, यानी आपसे टुकड़ा जो प्रायिकता निकलवाई गई है वो इस बात की देखिए नहीं निकलवाई कि आपको टुकड़े लाल टुकड़े की प्रायिकता निकालनी है। आपसे बात देखिए खुद कही गई है कि निकाला गया टुकड़ा लाल है। प्रायिकता तो इस बात की निकालनी है कि जो निकाला गया टुकड़ा है पहले बॉक्स से निकाला गया है, दूसरे बॉक्स से निकाला गया है, तीसरे बॉक्स से निकाला गया है, इस बात की प्रायिकताएं क्या क्या है। तो देखिए ये जो संभावनाएं हैं ये तो कई सारी हो सकती हैं। जो निकाला गया टुकड़ा है वो पहले बॉक्स से भी हो सकता है, दूसरे बॉक्स से भी हो सकता है, तीसरे बॉक्स से भी हो सकता है, यानी ये घटना कई घटनाओं पर निर्भर है। और जब कोई घटना कई घटनाओं पर निर्भर होती है तो ये जो संभावना यानी कि क्वेश्चन होता है जिसमें घटना पहले भी घटित हो चुकी हो, वो वैज प्रमेय का ही होता है। क्योंकि वैज प्रमेय में एक घटना ऐसी होती है जो पहले ही घटित हो चुकी होती है और वो घटना कई घटनाओं पर निर्भर भी होती है। तो यही क्वेश्चन देखिए, अब इसमें 4 घटनाएं यानी 4 संभावनाएं हो सकती हैं। हम क्योंकि पहला बॉक्स भी चुन सकती हैं, दूसरा बॉक्स भी चुन सकती हैं, तीसरा बॉक्स भी चुन सकती हैं, चौथा बॉक्स भी चुन सकती हैं, यानी चारों में से कोई सा भी एक बॉक्स हम चुन सकती हैं। तो इन्हें मैंने E1, E2, E3, E4 माना। E1 यानी कि बॉक्स ए चुना जाना, E2 यानी कि बॉक्स बी चुना जाना, E3 यानी कि बॉक्स सी चुना जाना और E4 यानी कि बॉक्स डी चुना जाना। और जो घटना घटित है वो देखिए मैं यहां लिखता हूं, निकाला गया टुकड़ा लाल है। ये देखिए जो घटना घटित हो चुकी वो घटना ए है और ये जिन पर निर्भर होती है वो घटनाएं E1, E2, E3 और E4 होती हैं। तो अब देखिए हमें क्या निकालने की, जो निकाला गया टुकड़ा है तो सबसे पहले देखिए वैज प्रमेय में हमें इन सब प्रायिकताओं के मान पहले देखिए लिखने पड़ते हैं। PE1, PE2 यानी E1 के घटने की प्रायिकता, E2 के घटने की प्रायिकता, E3 के घटने की प्रायिकता और E4 के घटने की प्रायिकता। E1 का मतलब बॉक्स ए चुना जाना, तो टोटल नंबर देखिए कितने बॉक्स है 4 और कोई सा भी एक बॉक्स चुनने की प्रायिकता वो तो देखिए फिर 1/4 ही हो गई, क्योंकि देखिए सब बॉक्सों की चुनने की प्रायिकताएं समान हैं यानी समसंभावी घटनाएं हैं, तो ये सब तो देखिए 1/4 ही हो गई। अब आती है घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। अगर घटना E1 पहले ही घट चुकी है और बिल्कुल इसी प्रकार घटना ए के घटित होने की प्रायिकता अगर E2 पहले ही घटित हो चुकी है, क्योंकि देखिए जब भी वैज प्रमेय का क्वेश्चन होता है तो हमें ये सभी मान पहले ही लिखने पड़ते हैं।
और देखिए इस तरीके के दो क्वेश्चंस होते हैं, एक तो वैज प्रमेय और एक संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय। दोनों में अंतर होता है, मान यही निकालती हैं। अब यही क्वेश्चन संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय होता तो कैसे होता? आपसे ये बात कहते एक बॉक्स को चुना जाता है और उसमें से एक टुकड़ा निकाला जाता है, इस टुकड़े के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपसे फिर लाल टुकड़ा होने की प्रायिकता वो निकलवाते, और यहां ये खुद कह रहे हैं कि टुकड़ा लाल है, तो इसके इस बॉक्स से आने की प्रायिकता क्या है? ये विपरीत क्वेश्चन हो गया, ये वैज प्रमेय का क्वेश्चन है। अब देखिए चलिए इसका मान कैसे निकालें। घटना एक एक घटित होने की प्रायिकता, अगर E1 पहले घट चुकी है, E1 घट चुकी है का मतलब हमने बॉक्स ए चुन लिया है, तो बॉक्स ए में से लाल टुकड़ा आने की प्रायिकता क्या है? चलिए देखते हैं। बॉक्स ए में टोटल टुकड़े हैं देखिए 10 और लाल है 1, ये हो गई 1/10। फिर देखिए एक बार, अगर घटना E2 घटित हो चुकी है, यानी कि अगर हमने दूसरा बॉक्स चुना है, तो उसमें से लाल टुकड़ा आने की प्रायिकता, दूसरे बॉक्स में से लाल टुकड़ा आने की प्रायिकता 6/10, क्योंकि इसमें 6 लाल हैं, टोटल 10 हैं। अगर घटना E3 घटित हो चुकी है, यानी तीसरा बॉक्स हम अगर चुन चुके हैं, तो उसमें 8 लाल हैं, टोटल 10। और चौथे वाले में लाल है ही नहीं, वो 0/10। ये देखिए मान मैंने लिखे। अब देखिए हमें एक एक करके सभी के लिए निकालनी है चीज, यानी अगर घटना एक घटित हो चुकी है, तो E1 के घटने की, यानी कि बॉक्स ए के आने की, यानी ये निकाला गया टुकड़ा बॉक्स ए से है, इस बात की प्रायिकता क्या है? इसका मतलब ये है हमें निकालनी है, देखिए प्रायिकता P E1 कंडीशनल ए, यानी अगर घटना एक घटित हो चुकी है, तो E1 के घटने की प्रायिकता क्या है? यानी अगर निकाला गया टुकड़ा लाल है, तो वो बॉक्स ए से आया होगा, इस बात की प्रायिकता क्या है? तो देखिए मैंने इसका सूत्र आपको लिखवाया था वैज प्रमेय का। क्या था सूत्र? देखिए जिस चीज के लिए प्रायिकता हम निकालते हैं वही चीज हमें ऊपर लिखनी है, यानी P E1 इंटू ए कंडीशनल E1। यानी अनुकूल परिणाम आप इसे कह सकते हैं, बटे कुल परिणाम, यानी P E1 इंटू P ए कंडीशनल E1 प्लस P E2 इंटू P ए कंडीशनल E2 प्लस P E3 इंटू P ए कंडीशनल E3 प्लस P E4 इंटू P ए कंडीशनल E4। अब यहां क्योंकि देखिए 4 संभावनाएं थी, तो मुझे पूरा सूत्र लिखना पड़ा। ये जो बटे में आप सूत्र लिखते हैं, यानी कि कुल परिणाम, यही सूत्र है संपूर्ण प्रायिकता के प्रमेय का। अगर आपसे लाल टुकड़े की प्रायिकता निकलवाते, तो आपका केवल ये सूत्र लगता। अब देखिए मैं इसके मान अगर रखता हूं, P E1 यानी 1/4 इंटू ए कंडीशनल E1 यानी कि 1/10 बटे 1/4 इंटू 1/10 प्लस 1/4 इंटू 6/10 प्लस 1/4 इंटू 8/10 1/4 इंटू 0/10। चलिए इसे चाहे नहीं भी लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं देखिए, तो ऊपर 40 आएगा, नीचे भी एलसीएम 40 ही आएगा, मैं कैंसिल आउट नहीं कर रहा। यानी अगर मैं इसे जोड़ता हूं तो 1 और 6 7 और 8 15, यानी कि 1/40 बटे 15/40, तो ये आ गई 1/15। अब चलिए बाकी पार्ट मैं आपको भी दे दूंगा। अगर आपसे निकालने की बॉक्स बी से टुकड़ा आया होगा ये लाल, इस बात की प्रायिकता क्या है? तो बॉक्स बी के लिए क्या होगा? E2, यानी E2 कंडीशनल ए, तो यहां ऊपर E2 आ जाएगा, नीचे तो देखिए यही होगा, ऊपर क्या आ जाएगा? E2 इंटू P ए कंडीशनल E2, यानी 1/4 इंटू 6/10, तो 6/40, तो ये 6/15 हो गई। ऐसे अगर यही टुकड़ा बॉक्स सी से आया होगा, इस बात की प्रायिकता निकालनी हो, तो यहां आ जाएगा E3 कंडीशनल ए, यानी P E3 इंटू ए कंडीशनल E3, यानी कि 1/4 इंटू 8/10, 8/40 ऊपर, नीचे 15/40, तो 8/15। और चौथे की प्रोबेबिलिटी होगी नहीं, वो 0, क्योंकि बॉक्स डी में लाल तो था ही नहीं, वो 0 ही होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 था। शायद देखिए अगला क्वेश्चन जो 13 है, वो भी शायद इसी तरीके का ही है।
जो क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है, पहले एक बार चलिए पढ़ भी देता हूं। मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग वो 40% है, यानी उसको दिल का दौरा पड़ जाए इस बात की जो संभावना है वो है 40%। अब देखिए ये मान लिया जाता है कि ध्यान और योग विधि दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देती है, यानी मेडिटेशन एंड योगा, ध्यान और योग विधि दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देती है। और जो दवा द्वारा खतरे को 25% कम किया जा सकता है किसी भी समय, यानी इसके पास दो विकल्प हैं, वो ध्यान और योग विधि भी चुन सकता है और दवा भी चुन सकता है। किसी भी समय रोगी इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करता है। देखिए वही बात आई, यह दिया गया है कि उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने वाले रोगियों में से यादृच्छिक चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है। यानी देखिए हमने एक रोगी को चुना, उसने किसी एक विकल्प का चयन किया था, तब भी वो रोगी ऐसा था कि वो दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है, यानी ये घटना घटित हो चुकी है। जो हमने सिलेक्शन किया यानी जिसका चुनाव किया था, एक का चुनाव करने वाले रोगियों में से देखिए किसी एक को हमने चुना, जिसने दोनों विकल्प चुने थे, उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि इसने ध्यान और योग विधि का उपयोग किया होगा। तो देखिए यहां भी दो विकल्प पे ही निर्भर है पूरा क्वेश्चन, क्योंकि ध्यान और योग विधि और दवा विधि, क्योंकि वो दोनों में से किसी का भी चुनाव कर सकता है। और एक घटना घटित भी हो चुकी है, रोगी का दिल के दौरे से ग्रसित होना। जो घटना देखिए घटित हो चुकी वो घटना ए होगी, और अगर ये घटना घटित हो चुकी है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी वैध प्रमेय का है, संपूर्ण प्रायिकता के प्रमेय का नहीं है। वो देखिए अगर होता तो मैं बताऊंगा आपको उसकी भाषा कैसे होती। सबसे पहले चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, रोगी का दिल के दौरे से ग्रसित होना। क्योंकि ये बात देखिए पहले कह रहे हैं कि जिस रोगी को हमने चुनाव किया यानी सिलेक्शन किया जिसका, वो दिल के दौरे से ग्रसित है। और यहां आपसे अगर ये संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय का क्वेश्चन होता तो हमसे ये बात कहते, एक रोगी को चुना जाता है, उसके दिल के दौरे से ग्रसित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वहां आपसे दिल के दौरे से ग्रसित होने की प्रायिकता निकलवाते, यहां आपसे खुद कह रहे हैं कि दिल के दौरे से ग्रसित है, तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि इसने ध्यान और योग विधि को चुना होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन तो वैध प्रमेय का ही है, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे यहां पर ये चारों मान लिखने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं वो किस तरीके से। Pe1 और Pe2 यानी E1 के घटने की प्रायिकता और E2 के घटने की प्रायिकता। अब यहां पे देखिए उस पर दो ही ऑप्शन है, दोनों समसंभावी हैं, हालांकि लिखा नहीं है ये, यानी दोनों में से वो किसी एक का भी चुनाव कर सकता है बिल्कुल बराबर प्रायिकताओं के साथ। अगर ये प्रायिकताएं अलग अलग होती तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलता। इसका मतलब है दोनों में से किसी एक के चुनने की प्रायिकता 1/2 और 1/2। अब आती है इसकी बात, अगर वो E1 चुन चुका यानी कि उसने ध्यान और योग विधि चुन लिया है, तो वो दिल के दौरे से ग्रसित होगा। इस बात की प्रायिकता क्या है, चलिए मैं एक बार आपको बताता हूं। देखिए एक रोगी के दिल के दौरे पड़ने का संयोग उसका 40% है, लेकिन 40% तब है वो जब वो दोनों में से कोई भी विधि नहीं चुनता। अगर वो कोई भी विधि नहीं चुनेगा तो उसको दिल का दौरा पड़ने की संभावना है 40%। लेकिन अगर वो कोई ना कोई एक इनमें से विधि चुनेगा तो उसका दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम भी होता है, बिल्कुल कैंसिल देखिए नहीं होता, थोड़ा कम होता है। और वो भी क्या है, ध्यान और योग विधि द्वारा दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देता है। यानी पहले कितने थे 40%, और अब वो 30% कम कर देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है देखिए 40 - 30 वो 10% हो गया, ऐसा बिल्कुल गलत, ये आपको नहीं करना है। पहले देखिए चांस कितने थे 40%, मैं इस तरीके से लिखता हूं। ये तो तब है एक नॉर्मल कंडीशन जब दोनों में से वो कोई भी ऑप्शन वो सिलेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर उसने वो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो दिल का दौरा पड़ने की चांस कुछ कम होती हैं। कितने कम होती हैं, 30%। लेकिन वो ऐसा नहीं कि 40 में से 30 आपने माइनस कर दिया, 40 का 30%, यानी 40% का 30%, इस तरीके से। यानी अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, देखिए तो यहां पर 0 तो कैंसिल आउट हो गया, यहां पर दोनों 0, तो 4 × 12/100 40/100 - 12/100,
यानी कि 28% चांस उसके अब भी हैं दिल का दौरा पड़ने के। और ऐसे ही देखिए यहां पर नॉर्मल कंडीशन कितनी है 40%, लेकिन उसने दवा का कोर्स अगर किया है तो देखिए वो कितना कम कर देता है, शायद लिखा हुआ है वो 25% कम कर देता है दवा द्वारा, यानी 40% का 25%। ऐसा नहीं आप देखिए सीधा 40 में से 25 माइनस कर दें, ये आपको देखिए ध्यान रखना है। अब इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखिए 10/100 आता है, क्योंकि 25 100 का 100 1/10 यानी कि 10/100, 40/100 माइनस 10/100 यानी 30% चांस अब भी हैं उसके। अब आपसे देखिए पूछा क्या गया है, अगर वो दिल के दौरे से ग्रसित है तो उसने ध्यान और योग विधि का चुनाव किया होगा, इस बात की प्रायिकता क्या है, यानी कि E1 की घटने की प्रायिकता अगर घटना ए पहले ही घटित हो चुकी है। इसका मतलब देखिए सूत्र मैं आपको लिख देता हूं, सूत्र तो वही होगा PE1 इंटू PA कंडीशनल E1 डिवाइडेड बाई PE1 इंटू PA कंडीशनल E1 प्लस PE2 इंटू PA कंडीशनल E2। आप मान भी रख सकते हैं या आप चलिए आंसर खुद ही निकाल लेंगे, क्योंकि सारे मान मैंने लिख ही दिए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। और अगर आपसे कहते कि अगर वो दिल के दौरे से ग्रसित है तो उसने दवा विधि को चुना होगा, इस बात की प्रायिकता क्या है, तो यहां E1 की जगह क्या हो जाएगा E2, तो यहां भी क्या आएगा E2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 था। इसी तरीके का देखिए शायद आगे एक क्वेश्चन और भी है, चलिए पहले वो आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 ही बता रहा हूं, क्योंकि शायद वो भी उसी तरीके का ही है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताए। थैला 1 में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं, थैला 2 में 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक गेंद को थैला 1 से थैला 2 में स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि ट्रांसफर, यानी कि एक गेंद हमें थैले 1 से निकाली और वो दूसरे थैले में हमने ट्रांसफर कर दी। अब दूसरे थैले से एक गेंद निकाली, वो निकाली गई गेंद लाल रंग की है, ये घटना देखिए घटित हो चुकी। दोबारा बताता हूं, देखिए पहले थैले में से हमने एक गेंद निकाली, वो कोई सी भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, वो हमने ट्रांसफर कर दी दूसरे थैले में। अब दूसरे थैले से हमने एक गेंद निकाली और वो गेंद आई लाल रंग की, यानी ये घटना घटित हो चुकी है। तो इस बात की प्रायिकता क्या है, जो पहले थैले से हमने गेंद ट्रांसफर की थी वो काली होगी, क्योंकि वो जो ट्रांसफर वाली गेंद है वो लाल भी हो सकती है, काली भी हो सकती है। देखिए मैंने आपको ये बात बताई थी, जब हमें पहले थैले से एक गेंद निकालनी है तो वो लाल भी हो सकती है, वो काली भी हो सकती है, उसी को हमें ट्रांसफर करना है दूसरे थैले में। तो मैंने देखी यही चीज मानी, जो घटना घटित हो चुकी है वो घटना ए होती है। ये भी बैच फिर में कहीं क्वेश्चन है, यानी स्थानांतरण के बाद दूसरे थैले से लाल गेंद आना, ये घटना देखी घटित हो चुकी है। और ये किन पर निर्भर है, पहले थैले से लाल गेंद का हमने स्थानांतरण किया हो या हमने पहले थैले से किसका स्थानांतरण किया हो, काली गेंद का स्थानांतरण, क्योंकि दोनों में से किसी का भी हम स्थानांतरण कर सकते हैं। उस थैले में 2 तरीके की गेंदें हैं, अगर उसमें 3 तरीके की गेंदें होती तो यहां 3 घटनाएं हो जाती, E1 E2 E3, क्योंकि हम किसी का भी स्थानांतरण कर सकते थे। अब देखिए इन सबके मान तो हमें निकालने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, E1 की घटने की प्रायिकता, यानी पहले थैले से लाल गेंद आना, क्योंकि उसी का हमने स्थानांतरण किया होगा। पहले थैले में देखिए कितनी लाल है, 3, और टोटल कितनी है, 7, तो इसका मतलब ये हो गई 3/7। और पहले थैले से काली गेंद का स्थानांतरण, पहले थैले से काली, यानी पहले थैले से हो सकता है काली गेंद आई हो, तो काली गेंद कितनी है, 4, ये हो गई 4/7। क्योंकि जब हम पहले थैले से देखिए गेंद निकालेंगे तो लाल तीनों में से कोई भी आ सकती है, या काली है तो वो चारों में से कोई भी आ सकती है। ये तो चलिए कंप्लीट हो गई। अब हमने पहले थैले से एक गेंद ट्रांसफर कर दी दूसरे थैले में, इसका मतलब क्या है, चलिए मैं यहां आपको बताता हूं। अगर E1 घटित हो चुकी है, इसका मतलब क्या है, हमने पहले थैले से कौन सी गेंद स्थानांतरण करी, यानी ट्रांसफर करी, लाल गेंद ट्रांसफर करी, यानी दूसरे थैले में अब एक गेंद बढ़ गई, वो भी कौन सी, लाल गेंद बढ़ गई। दूसरे थैले में देखिए है कितनी, 4 लाल और 5 काली,
वो तो नॉर्मल कंडीशन में है। लेकिन जब मैंने पहले थैले से लाल गेंद ट्रांसफर कर दी तो दूसरे थैले में टोटल गेंदें कितनी हो गई, 5 लाल और 5 काली, टोटल 10। टोटल 10 हुई देखिए, तो इसका मतलब बटे में तो 10 ही आएगा। लेकिन इसमें 5 लाल हैं और 5 काली हैं। अब आप कहेंगे क्या, हमें कैसी गेंद चाहिए, एक घटना जो है वो लाल गेंद आना। लाल कितनी है, 5, इसका मतलब लाल आने की प्रायिकता 5/10। अगर ये प्रॉब्लम पड़ी आप चलिए यहां समझ सकते हैं दोबारा। सबसे पहले E2 के घटने की, अगर E2 घटित हो चुकी है तो A के घटने की प्रायिकता। E2 घटित का मतलब क्या है, हमने पहले थैले से देखी काली गेंद ट्रांसफर की होगी, अब भी देखिए दूसरे थैले में गेंद बढ़ेगी लेकिन वो काली बढ़ेगी। टोटल कितनी थी उसमें 9, अब हो जाएंगी टोटल 10। और अब जो 10 हो जाएंगी उसमें लाल तो 4 ही रहेंगी, काली 6 होंगी। लाल तो 4 ही होंगी, काली होंगी 6। इसका मतलब क्या है, लाल 4 और काली 6 है। चलिए ये बात ध्यान रखें, हमें निकालना क्या है, लाल गेंद आने की प्रायिकता। लाल 4 हैं, काली 6 हैं, तो लाल आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 4/10। ये बात ध्यान रखें, भले ही मैंने काली ट्रांसफर की हो लेकिन ये जो प्रायिकता ये किसकी है, लाल गेंद आने की। और लाल कितनी है, 4/10। अब क्या आता है, अगर स्थानांतरित गेंद की काली होने की प्रायिकता क्या है, स्थानांतरित गेंद काली होगी। स्थानांतरित गेंद अगर काली है तो वो E2 की प्रायिकता आपसे निकलवा रहे हैं। इसका मतलब इस सूत्र में यहां पर E1 की जगह क्या आएगा, E2, और यहां भी E1 की जगह E2 आएगा, यहां भी E1 की जगह E2 आएगा। ये आपकी कंडीशन कंप्लीट हुई। ये देखिए 16 क्वेश्चन था, मान आप लोग रख सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया, देखिए 16 क्वेश्चन। अब देखिए जो बीच वाले क्वेश्चन हैं, एक सारणी का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, ये सारणी से संबंधित एक क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये बात लिखी हुई है, कोटि 2 के एक सारणी के सभी अवयव 0 या 1 हों तो सारणिक का धनात्मक मान होने की प्रायिकता क्या है। मान लीजिए कि सारणिक के प्रत्येक अवयव स्वतंत्र रूप से चुने जा सकते हैं और प्रत्येक को चुने जाने की प्रायिकता 1/2 है। चलिए ये बात भी बताता हूं, यानी कोटि 2 के सारणिक जिनका प्रत्येक अवयव या तो 0 होगा या 1 होगा। अब आप लोग ये कैसे निकालेंगे, ये बात भी सोचेंगे। देखिए कोटि 2 का सारणिक, कोटि 2 का मतलब जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हों, 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ, यानी इसमें देखिए 4 स्थान होते हैं टोटल। ये देखिए मैंने इस तरीके से प्रदर्शित किए, ये पहली पंक्ति पहला अवयव, और पहले स्तंभ में जो है ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, ये दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। टोटल देखिए कोटि 2 के सारणिक में स्थान होते हैं 4, और इन जगहों पर इन्होंने खुद बोली ये बात, हम केवल 2 ही संख्याएं लिख सकते हैं, या तो 0 या 1, मतलब हर जगह 0 या 1 लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई नंबर हमें नहीं लिखना। यहां भी 0 या 1 में से कोई भी नंबर लिख सकता हूं मैं, यहां 0 या 1 में से कोई भी नंबर लिख सकता हूं, यहां 0 या 1 में से कोई भी नंबर लिख सकता हूं, यहां भी 0 या 1 में से कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। इसका मतलब पहले स्थान को भरने के प्रकार वो हैं 2, दूसरे स्थान को भरने के प्रकार वो भी 2 हैं, तीसरे स्थान को भरने के प्रकार वो भी 2 हैं क्योंकि 0 या 1, और चौथे स्थान को भरने के प्रकार वो भी 2 हैं। और जब ये सारे कार्य देखिए एक साथ होते हैं, क्योंकि सारणिक तो तभी होगा कंप्लीट जब हम ये सारे कार्य एक साथ करेंगे, क्योंकि सारे अवयव हमें लिखने हैं, तो सबके बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा का। इसका मतलब ऐसे सारणिक 16 होंगे जिनमें हर स्थान पर या तो 0 होगा या 1 होगा। ऐसे सारणिकों की संख्या होगी 16। अब इनमें ऐसे कितने सारणिक होंगे जिनका मान धनात्मक होगा, यह चीज हमें देखिए देखनी है। जिनका मान देखिए धनात्मक होगा, यह चीज हमें चेक करनी है। तो धनात्मक, अब मुझे 0 या 1 लिखना है, तो धनात्मक में 0 नहीं आएगा, सारणिक का मान धनात्मक हो यानी पॉजिटिव, 0 भी इसमें नहीं है। जब हम सारणिक को सॉल्व करें तो उसका अंतर पॉजिटिव आए, तो वो देखिए वो तभी पॉसिबल है अगर मैं यहां भी 1 लिखूं और यहां भी 1 लिखूं, यानी 1 × 1 1, माइनस ये चीज 0 आ जाए चाहे, क्योंकि 1 - 0 तब उत्तर 1 आएगा। अगर यहां भी मैं 1 लिख दूंगा तो 1 - 1,
वो तो 0 हो जाएगा। हमें 0 नहीं चाहिए, हमें धनात्मक मान चाहिए। धनात्मक तो तभी आएगा जब 1 और 1 मैंने यहां लिख दिया। अब यहां कितनी संभावनाएं हैं, तो इसका मतलब इस वाले स्थान पे तो 1 फिक्स हो गया, इस वाले स्थान पे 1 फिक्स हो गया। हम यहां तो 1 के अलावा कुछ नहीं लिख सकते। इन दोनों स्थानों पर कोई भी संख्या लिख सकते हैं, और मतलब 0 या 1 में से कोई भी लिख सकता हूं। या तो 0 लिखूंगा या 1 लिखूंगा। लेकिन अगर दोनों जगह 1 हो गया तो भी नहीं ले सकते हम, क्योंकि उत्तर 0 आएगा। तो मेरी नजर में देखिए वो यही चीज होती है। एक प्रकार तो ये हुआ, ये देखिए फिक्स है। एक प्रकार देखिए ये हुआ 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। और एक प्रकार देखिए ये है, क्योंकि देखिए उत्तर इसके 4 ही होते, ये दोनों फिक्स हैं। तो ये मैं कितने प्रकार से भर सकता था, 2 गुणा 2 यानी कि 4। उन चारों में से इन तीनों का मान वो पॉजिटिव होगा। चौथा अगर यहां 1 लिख देता मैं, उस चौथे का मान 0 हो जाता, वो चौथा पॉसिबल नहीं है। यानी ये ऐसे 3 सारणिक हैं। इसका मान भी देखिए 1 आएगा, इसका मान भी 1 आएगा, इसका मान भी 1। तो ऐसे धनात्मक मान वाले सारणिकों की संख्या वो हो गई 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये हुआ देखिए 14 क्वेश्चन। अब देखिए जो 15 क्वेश्चन है, चलिए एक बार वो भी देख लेता हूं, आपको बता देते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के 2 सहायक निकाय ए और बी हैं। इसे आप ऐसे भी मान सकते हैं, कोई असेंबली है वो 2 निकाय की हेल्प से चलती है, ए और बी। अगर वो दोनों ठीक होंगे तो असेंबली ठीक चलेगी। पूर्ववर्ती निरीक्षण द्वारा निम्न प्रायिकताएं ज्ञात हैं। ए के असफल होने की प्रायिकता, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ए के असफल होने की प्रायिकता, मैं चलिए इसे ऐसे ही छोड़ देता हूं, ए असफल, इसकी प्रायिकता कितनी है, 0.2। बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता, और एक चलिए मैं बी के अकेले असफल, तो बी का अकेला असफल, अकेला बी यानी कि वो केवल बी, केवल बी असफल, इस बात की प्रायिकता है 0.15। और ए और बी के असफल होने की, ए और बी असफल, ये भी कितना दिया हुआ है देखिए, 0.15। पहले चलिए मैं यही बताता हूं इसका मतलब क्या है। ए असफल तो वो पी ए ही हो गई, इसमें तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये पी ए का मान है। ए और बी, और का मतलब तथा, और तथा का मतलब इंटरसेक्शन, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ये 0.15 है, और पी ए का मान वो 0.2 है। चलिए मैंने यही पी ए कर दिया है, ये पी ए का मान है। अब बचा ये केवल बी, केवल बी का मतलब बी तो असफल होगा लेकिन ए नहीं होगा, तो उसे हम इस तरीके से दिखाएंगे, बी माइनस ए। बी तो असफल है लेकिन ए असफल नहीं है। शायद पिछली एक्सरसाइजों में मैंने आपको बताया होगा, पी बी माइनस ए का मतलब केवल बी, यानी बी तो असफल होगा, ए असफल नहीं होगा। ये है 0.15। अब इसका पहले चलिए सूत्र भी अप्लाई करते हैं। पी बी माइनस ए का मतलब केवल बी, ऐसे अवयव जो केवल बी में हो, यानी बी में तो हैं लेकिन ए में नहीं है, तो इसे हम इस सूत्र से निकालेंगे, 0.15, यानी बी के अवयवों की संख्या माइनस दोनों में कॉमन पार्ट वाले अवयवों की संख्या। और ये बात देखिए हमें दे रखी है 0.15, यानी पी बी माइनस 0.15 इक्वल टू 0.15। इसका मतलब ये हो गया बी के असफल होने की, ये केवल बी असफल था, लेकिन अगर बी के असफल की पूछे तो ये इधर जाके प्लस हो गया, 0.15 प्लस 0.15 यानी कि 0.30। बी असफल हो, अगर आपसे ये बात पूछते कि बी के असफल होने की प्रायिकता क्या है, वो 0.30 है। लेकिन चलिए आपसे देखते हैं पूछा क्या गया है। पहला पार्ट, ए असफल कंडीशनल बी असफल, ये देखिए पहला पार्ट है।
ए के असफल होने की प्रायिकता, अगर बी पहले ही असफल हो चुका है तो इसका सूत्र तो देखिए यही बनेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। इसका मतलब क्या है, मान तो मैं देखिए लिख ही देता हूं, चलिए 0.15 डिवाइडेड बाई 0.30, यानी कि 1/2। इसे 1/2 भी लिख सकते हैं आप, 0.5 भी लिख सकते हैं। अब आता है देखिए दूसरा पार्ट, ए के अकेले असफल होने की प्रायिकता। जैसे आपको देखिए बी के अकेले असफल की दे रखी थी, अब केवल ए अकेला, केवल ए असफल, केवल ए का मतलब ए असफल हो लेकिन बी असफल नहीं हो। केवल ए का मतलब देखिए ए तो असफल है लेकिन बी असफल नहीं है। अब इसका सूत्र ये भी देखिए मैं आपको बता चुका हूं, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए का मान कितना है देखिए 0.20 और ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.15, यानी कि 0.05। 0.05 यानी 5/100, 1/20 लिख सकते हैं आप उसे। ये आपका उत्तर आ गया। ये देखिए क्वेश्चन थे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, बहुविकल्पीय के रूप में दे रखे हैं। चलिए वो आपको सब एक साथ ही बताने की कोशिश करता हूं, यानी कि तीनों बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तीन देखिए जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, 17, 18 और 19। चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन 17 दिया हुआ है, यदि पी ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी घटना ए की घटित होने की प्रायिकता शून्य तो नहीं है, और बी के घटने की प्रायिकता अगर घटना ए पहले ही घटित हो चुकी है वो 1 है। और मैंने आपको देखिए पहले बात बताई थी, जिन घटनाओं के घटने की प्रायिकता 1 होती है वो निश्चित घटनाएं होती हैं, क्योंकि उनके 100% चांस होते हैं, और जिनकी घटने की प्रायिकता 0 होती है वो असंभव घटना होती है। तो हमें देखिए अब इसमें निकालने क्या है, 4 विकल्प दे रखे हैं, उनमें से कौन सा सही होगा। और वो देखिए तभी हमें उसका विकल्प का उत्तर मिलेगा जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, इसका सूत्र लिखकर। इसका सूत्र क्योंकि आप प्रतिबंधी प्रायिकता में पढ़ चुके हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए इज इक्वल टू 1। पी ए गया गुणा में, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए। इसका मतलब देखिए हमने इस बात को तो प्रूव कर दिया कि ए के घटने की प्रायिकता और ए इंटरसेक्शन बी की घटने की प्रायिकताएं वो दोनों समान हैं, यानी ए के घटने की प्रायिकता और ए इंटरसेक्शन बी की घटने की प्रायिकताएं वो आपस में कैसी हैं, समान, यानी समसंभावी घटनाएं हैं। लेकिन अब देखिए समसंभावी घटनाएं हैं तो इसका मतलब ए के अवयवों की संख्या और ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या वो भी समान होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये ए और बी का कॉमन पार्ट है, उसकी जो प्रायिकता है वो ए की प्रायिकता के ही इक्वल है। इसका मतलब है जो घटना ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या है, मैं इस तरीके से लिख देता हूं एन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो मैं चलिए ऐसे दिखाता हूं, एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, क्योंकि पूरी प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या और ये ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। यहां भी देखिए मैं लिखता हूं अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, क्योंकि ये एक ही प्रतिदर्श समष्टि की घटनाएं हैं। ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या और ए में अवयवों की संख्या वो बराबर है। ए और बी का कॉमन पार्ट अगर ए के ही इक्वल है तो वो तभी पॉसिबल है। देखिए मैं चित्र बना के आपको बताता हूं, ये मान लीजिए घटना बी है और ये है घटना ए, तो ए और बी में जो कॉमन है वो खुद ए ही है, क्योंकि ए में और बी में जो कॉमन पार्ट है वो ए ही हुआ। और यही चीज देखिए यहां पे है, ए और बी में जो कॉमन पार्ट है वो किसके इक्वल है, मैं यहां लिख देता हूं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब ए के सारे अवयव बी में पहले से ही मौजूद हो। अगर ए के सारे अवयव बी में हैं तो इसका मतलब यह होता है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए उपसमुच्चय है बी का, ए के सभी अवयव बी में हैं, तभी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा देखिए अगर ऑप्शन है कोई तो वो देखिए ऑप्शन हुआ
पहला ही ऑप्शन है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब देखिए जो 18वां क्वेश्चन है उसमें भी एक कंडीशन दी हुई है, यदि ए के घटने की प्रायिकता अगर घटना बी घटित हो चुकी है वो बड़ी है पी ए से, तो निम्न में से कौन सा सही है। 3 ऑप्शन में तो देखिए पी बी कंडीशनल ए का मान ही निकालना है। पहले चलिए इसका सूत्र मैं लगाता हूं, जो भी चीज जैसे यहां पे मैंने अप्लाई किया था, प्रतिबंधी प्रायिकता का सूत्र पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। ये चीज मैं गुणा में ले गया, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन पी ए इंटू पी बी। ऐसा देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ तो है शायद, लेकिन वहां लेस देन का साइन है, यहां कितना आ रहा है ग्रेटर देन, इसका मतलब बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। ए सी या डी में से कोई भी हो सकता है। उसके लिए अब हमें निकालना पड़ेगा इस चीज का मान, क्योंकि 3 ऑप्शन जो बचे ए सी और डी उसमें इसी का ही मान निकलवाया गया, कोई ना कोई एक ठीक होगा। अब इसका सूत्र क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए। लेकिन अब आप लोग ये सोचेंगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान बड़ा है इससे, अगर यहां बराबर होता तो मैं मान रख देता सीधा, लेकिन अब यहां कैसे कर सकते हैं। देखिए पी बी कंडीशनल ए वो बराबर है इसके, और ये बड़ा है इससे। मैं आगे लिखता हूं, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी वो किससे बड़ा है, पी ए इंटू पी बी से। इसका मतलब पी बी कंडीशनल ए बड़ा किससे होगा, पी ए इंटू पी बी अपॉन पी ए। अपॉन में तो देखिए आएगा ही ऐसा, इसका मान मैंने केवल रख दिया, यानी पी बी कंडीशनल ए बड़ा होगा पी ए इंटू पी बी डिवाइडेड बाई पी ए। यह आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी पी बी कंडीशनल ए बड़ा होगा पी बी से। ऐसा देखिए अगर ऑप्शन है वो सी ऑप्शन हुआ। देखिए अब आता है देखिए 19वां क्वेश्चन, उसमें भी देखिए आपको इस तरीके से ही एक दिया हुआ है। 19वें क्वेश्चन में पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए और बी बराबर है पी ए के। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, चलिए पहले तो हम इसी को ही सॉल्व करते हैं। पी ए को तो देखिए मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, पी बी को भी मैंने ऐसे ही लिखा, और का मतलब देखिए क्या होता है तथा, यानी कि इंटरसेक्शन, और वो बराबर किसके है, पी ए के। और ये देखिए पी ए यूनियन बी का मान है, पी ए यूनियन बी वो बराबर है पी ए के, क्योंकि सूत्र देखिए किसका हो गया, ए यूनियन बी का, तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए। इसका मतलब क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन यानी 17वें क्वेश्चन की तरह दोनों की प्रायिकताएं समान हैं और दोनों एक ही प्रतिदर्श समष्टि की घटनाएं हैं, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी ए में अवयवों की संख्या और ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या वो समान है। इसका मतलब ए यूनियन बी बराबर ए। पहले अलग था, देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए था, अब की बार है ए यूनियन बी बराबर ए। अगर ऐसा है यानी ए और बी का जो यूनियन है वो ए के इक्वल है, और यूनियन हमेशा देखिए बड़ा समुच्चय होता है, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब बी के सारे अवयव ए में हो, क्योंकि इस कंडीशन में देखिए ए यूनियन बी का मान वो ए ही होगा, यानी बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ऐसा देखिए तभी हो सकता है जब बी के सारे अवयव वो ए में हो, यानी बी इज ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए यूनियन बी बराबर है ए के, यानी बी। अच्छा देखिए इस तरीके का ऑप्शन नहीं दिया, शायद आपको दे सकते थे बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी बराबर, मैंने ए तो निकाल लिया। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, मैंने देखिए ए यूनियन बी बराबर तो ए निकाल लिया। अब इसी कंडीशन में चलिए मैं आप ये पूछता हूं, ए यूनियन बी बराबर ए, इसी कंडीशन में अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालें वो किसके इक्वल होगा, बी के, क्योंकि ए और बी में जो कॉमन पार्ट है वो बी के इक्वल है। आप लोग सोचेंगे मैंने इंटरसेक्शन क्यों निकाला,
देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक जगह बी कंडीशनल ए का मान निकालना है, एक जगह ए कंडीशनल बी का मान। मैं आपको दोनों ही निकाल के दिखा देता हूं, एक तो बी कंडीशनल ए का मान और एक ए कंडीशनल बी का मान। पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए, और इसका मान पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। इस सूत्र में इंटरसेक्शन आता है, इसलिए मुझे इंटरसेक्शन निकालना पड़ा, यूनियन की कोई जरूरत नहीं थी। अब और ये चीज तो मैं सीधा भी लिख सकता था, यहां मैं पी ए से पी ए कैंसिल आउट कर दूं, अगर ऐसा नहीं समझाऊं, अगर मैंने यहां पी ए से पी ए कैंसिल आउट कर दिया तो पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। और वो तभी पॉसिबल है जब इस तरह की कंडीशन होगी, हम सीधा वहां भी कैंसिल आउट कर सकते थे। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, पी ए इंटरसेक्शन, देखिए ए इंटरसेक्शन भी किसके इक्वल है, बी के, तो ये मैंने बी के इक्वल रख दिया, यानी इसका मान तो आता है पी बी अपॉन पी ए। लेकिन ये भी अगर पी बी के इक्वल है तो इसका मतलब पी बी अपॉन पी बी, ये कैंसिल आउट इक्वल टू 1, यानी इसकी जो प्रायिकता है वो 1 है। अब इन दोनों में से कौन सा उत्तर देखिए, बी कंडीशनल ए की प्रायिकता, ऐसा तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं दिया, ए कंडीशनल बी की प्रायिकता वो दे रखी है 1, यानी कि बी ऑप्शन, ये निश्चित घटना है क्योंकि इसकी प्रायिकता 1 है। तो ये देखिए जो रिवीजन एक्सरसाइज थी ये मैंने आज देखिए आज आपकी फिनिश की। अब देखिए जो अगली वीडियोस होंगी, हो सकता है वो कुछ चैप्टर्स के देखिए मैं रिवीजन स्टार्ट करूं, उन्हीं से संबंधित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।